नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ये घटना चक्र की पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और आज इसी क्रम में नया अध्याय शुरू करेंगे, चुनाव आयोग। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 339 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। तो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस में है? भाग 15 में। और अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों को उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो अगर प्रश्न इस प्रकार बने, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 324। यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और इन निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग है ये संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करता है और संचालन और निर्देशन करता है, नियंत्रण भी करता है। अनुच्छेद 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत करे मिलकर बनेगा। तो निर्वाचन आयोग में कौन कौन होता है? एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और फिर उसके नीचे अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा बदलती रहती है। ठीक है, आगे देखेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखेंगे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। 15 अक्टूबर 1979 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। तो 1989 तक निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक सदस्य था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1979 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद पर रहे। ठीक है, आगे देखेंगे। पहले एक ही थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बाद में जो है 2 अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और वो 1990 तक उनका पद रहा। ठीक है, आगे देखेंगे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तब से यह आयोग 3 सदस्य है। तो प्रेजेंट में निर्वाचन आयोग जो है 3 सदस्य है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, ठीक है, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनके नीचे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 3 सदस्य जो है निर्वाचन आयोग में होते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। तो राष्ट्रपति जी निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनके पास समान शक्तियाँ होती हैं जो तथा उनके वेतन भत्ते दूसरे अनुलाभ भी समान ही होते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके वेतन भत्ते और शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। पहले देखेंगे, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अनुच्छेद 324(5) के परंतु के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, अगर उनको पद से हटाना है तो उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा। और अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त जो नीचे 2 होते हैं, ठीक है, उनको हटाना है या किसी प्रादेशिक आयुक्त को हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हट सकते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल या प्रशासक निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी करता है। देखिए, इसको समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे। देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये प्रावधान किया गया है कि चुनाव की जो अधिसूचना दी जाएगी लोकसभा और राज्यसभा के लिए वो राष्ट्रपति जी देंगे और
राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी करेंगे। इसके लिए लोकसभा राज्यसभा के चुनाव के लिए राष्ट्रपति जी जारी करेंगे किसकी अनुशंसा पर? निर्वाचन आयोग की। और विधानसभा और विधान परिषद के लिए राज्यपाल जारी करेंगे किसकी अनुशंसा पर? निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर। ये ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट कहा गया। आगे देखेंगे, जबकि चुनाव के विभिन्न चरणों संबंधी विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे, अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो मताधिकार होता है वो वयस्क मताधिकार होता है। ठीक है, वयस्क मताधिकार में जो एज निर्धारित की गई है वो 18 साल निर्धारित की गई है, यानी 18 साल से ऊपर जो है वयस्क माने जाएंगे और वो मत देने के लिए योग्य होंगे। ठीक है, तो प्रश्न ये बनता है कि हमारे यहाँ जो है कैसा मताधिकार है? वयस्क मताधिकार है। और इसका प्रावधान किस में? अनुच्छेद 326 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद याद रखेंगे। ठीक है, 326। आगे देखेंगे, मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, ये ध्यान रखेंगे। मत देने का अधिकार है वो कैसा है? एक वैधानिक अधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भी मिलता है। ठीक है, मताधिकार का भी अधिकार है और निर्वाचित होने का भी अधिकार है। आगे देखेंगे, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, समझेंगे। 1988 में, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन आया है। ठीक है, और इसमें क्या प्रावधान किया गया? पहले जो मताधिकार की आयु, जो वयस्क मताधिकार की आयु जो निर्धारित की गई थी वो पहले 21 वर्ष चलती थी। ठीक है, अब 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 में ये 21 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। तो अब 18 वर्ष को वयस्क मताधिकार के अंतर्गत लिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये कौन से संविधान संशोधन से किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1988 में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी में आया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रभावी कब हुआ? 28 मार्च 1989। स्थानीय निकायों, पंचायत एवं नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, भी समझेंगे। तो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय मतलब पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगी या पंचायत होगी जो भी, ठीक है, पंचायतें जो भी होती हैं। ठीक है, 3 स्तरीय पंचायतें चलती हैं हमारे यहाँ। ठीक, और नगर पालिकाएं। ठीक है, तो इनका चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ये ध्यान रखेंगे। उस राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, और ये इसकी जो प्रावधान है उसमें अनुच्छेद 243 के से लेके 243 जेड के तहत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा संसदीय विधि के तहत किया जाता है। तो परिसीमन आयोग होता है, पहले परिसीमन आयोग क्या होता है? ये जो है जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्र की सीमा को निर्धारित करता है। ठीक है, कहाँ पे कितनी जनसंख्या है, वहाँ पे कितने जो है सदस्य होने चाहिए जनसंख्या के हिसाब से, इसे बोलते हैं परिसीमन आयोग। ठीक है, ये परिसीमन करता है सीटों का। तो परिसीमन आयोग का गठन जो है केंद्र सरकार करती है संसदीय विधि से। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि संसद में जो है कानून बनाकर परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब तक 5 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। ठीक है, कितनी बार? 5 बार। ठीक है, अब तक 5 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। पहला था 1952 में, फिर 1963, 1973, 2002 और 2020 में। ठीक है, ये ध्यान रखें। अभी जो है लेटेस्ट 2020 में किया गया है। ठीक है, तो 5 बार किया जा चुका है, 1952, 1963, 1973, 2002 और 2020 में। नवीनतम परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई। अभी जो परिसीमन आयोग जो गठित किया गया 2020 को, लेटेस्ट वाला, वो उसमें जो है अध्यक्षता किसने की थी? रंजना प्रकाश देसाई ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे मूलतः जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मणिपुर की विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य सौंपा गया था। तो इन्हें जो कार्य सौंपा गया था मेनली तो JNK और लद्दाख जो है दोनों नए संघ शासित क्षेत्र बने, यूनियन टेरिटरी बनी है इनके संबंध में कार्य करने के लिए। और 4 पूर्वी राज्य हैं जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, इनकी विधानसभा की जो है निर्वाचन संबंधी परिसीमन का कार्य दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, तथापि मार्च 2021 में इस परिसीमन आयोग की कार्यावधि को 1 वर्ष का विस्तार देने के साथ उसके दायरे उत्तर पूर्वी राज्यों को हटा लिया गया था। ठीक है,
मतलब 1 साल का और परिसीमन आयोग को जो है विस्तार कर दिया गया, 1 साल और 2021 तक कर लिया, चला। और उसके बाद उत्तर पूर्वी राज्यों को हटा लिया। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वी.एस. रमा देवी, ये ध्यान रखेंगे। फर्स्ट जो मुख्य निर्वाचन आयोग थी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत की, वो कौन थी? ये ध्यान रखेंगे, उनका नाम वो थी वी.एस. रमा देवी, ठीक है, वी.एस. रमा देवी, ठीक, वी.एस. रमा देवी। देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्न को, प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में है? आप सब जानते हैं, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भाग 15 में है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 2, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324, ये देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 में। प्रश्न संख्या 4, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न संख्या 5, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता। ये गलत है। देखिए, अधिकार भी समान है और वेतन भी समान है, तो ये गलत हो जाएगा। और उसी प्रकार जो है वेतन मिलता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन 2 देखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 3, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी, बिल्कुल सही बात है, ये सही होगा 3। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये सही है। स्टेटमेंट 4, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष। ये गलत हो गया भैया, 5 वर्ष नहीं होता, 6 वर्ष होता है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, ठीक है, ठीक है। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो, ये गलत हो गया। 2 और 3 राइट सही है, बी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, और यहाँ पे सॉरी 62 वर्ष नहीं होता, 65 वर्ष होता है। 65 वर्ष होता है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती है, वैसे ही जो है बस यहाँ पे 6 वर्ष होते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 65, 65 वर्ष, 65 वर्ष मैक्सिमम और 6 वर्ष कार्यकाल, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन बराबर वेतन का संदेह किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये भी सही बात है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। ये गलत बात होगी। राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 7, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष? सी राइट आंसर होगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किस किस पद के समकक्ष होता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के। तो यहाँ पे तो ये गलत दिया है सारे। भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाँ तो सही तो है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के। सार क्यों लगाया देख लेते हैं एक बार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त
1992 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ये पूछा क्या गया है इनमें क्वेश्चन में, देख लेंगे एक बार। अच्छा, पद बोला है कि पद किसके समकक्ष होता है, वेतन भत्ते तो समान दिए जाते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 324(5) के परंतु के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से, रीति से और उन्हीं आधारों पद से हटाया जा सकता है इस रीति से जिन आधारों द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वरीयता क्रम की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थान 9वां है। अच्छा, ओके, ये वरीयता क्रम की दृष्टि से पूछ रहे हैं। ठीक है, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं वो 9A पर आते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम में स्थान 6ठा है। अध्यक्ष का वरीयता क्रम, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में 4थे स्थान पर हैं, तो राज्य विधानसभा में अध्यक्ष 14वें स्थान पर होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थान 9वां है। अच्छा, ये न्यायाधीशों के स्थान की बात की जा रही है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त आता है 9A में। ठीक है, और न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम स्थान 6ठा है। देखिए, अब समझेंगे इस पॉइंट को, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चुनाव निर्वाचन आयुक्त है, वो किस पद के समकक्ष होते हैं, यानी वरीयता क्रम में किस पद के समकक्ष होता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की जा रही है, न्यायाधीशों की, समझ रहे हैं? यहाँ पे मुख्य न्यायाधीशों की बात नहीं की जा रही, न्यायाधीशों की, जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी बात की जा रही है। उनका वरीयता क्रम होता है 9वां। ठीक है, फिर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं वो आते हैं 9A में। ठीक है, ये बात की जाएगी। अब यहाँ पे इन्होंने बोला भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश तो 6ठे स्थान पर आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यहाँ पे न्यायाधीश की बात नहीं कर रही, मुख्य न्यायाधीश की बात की, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उनका क्रम आता है 6वां। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष भी इसी क्रम में आते हैं, ध्यान रखिए। लोकसभा अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्रम आता है 6वां, और सर्वोच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायाधीशों का क्रम 9वां आता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 9A आता है, ये बोला गया है। ठीक है, तो इसमें से तो कोई भी नहीं होगा, गलत है, इसलिए स्टार लगाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, मतलब मुख्य चुनाव जो आयुक्त है उनको पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई हाथ नहीं है हटाने का, और मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से कोई नहीं, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसको समझोगे, दोनों ही सही हैं, बी और डी। क्यों? देखिए, राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, लेकिन राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा लेंगे, ये तो देखना है, संसद की अनुशंसा लेंगे, ध्यान रखना, संसदीय विधि से हटाया जाएगा, ये संसदीय विधि से हटाया जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। और संसदीय विधि कैसी होगी, इस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है संसद में, उसी प्रकार से संसद के दोनों सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित करके। ठीक है, तो दोनों ही सही होंगे, ये ध्यान रखेंगे। हटाया राष्ट्रपति जी के द्वारा जाएगा, लेकिन संसदीय विधि से हटेगी, हटाया जाएगा। और संसदीय विधि किस प्रकार चलती है, जैसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 10, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र और तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, ये भी बात सही है। कार्यपालिका नहीं, कार्यपालिका मतलब होता है मंत्रिपरिषद, है ना, तो ये सही नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि मंत्रिपरिषद के पास नहीं होता, ये होता है संसद के पास। संसद में जो है सारे सदस्यों द्वारा ना, चलिए देख लेते हैं क्या आप बोल रहे हैं एक बार। पहला कदम तो सही है,
जी देखिए, वो कह रहे हैं कि दोनों सही हैं, हाँ। तो ए और आर दोनों सही हैं, कार्यपालिका के पास है, ठीक है, मंत्रिपरिषद के पास ही होगा। दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है एक। ठीक है, देख लेते हैं फिर एक। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद तथा विधानमंडलों के निर्वाचन तथा निष्पक्ष चुनाव हेतु एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से संसद उसी रीति से हटा सकती है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार विधायिका, देखिए विधायिका को है, अब विधायिका को है, ठीक है। लेकिन लेकिन निर्वाचन आयुक्तों यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर को हटाने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके हटा सकता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनको जो है राष्ट्रपति जो है अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग से हटा सकता है, सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सॉरी निर्वाचन आयुक्तों को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाएगा। कार्यपालिका और विधायिका में कन्फ्यूजन करवा दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, देख लो। प्रश्न संख्या 11, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? तो उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। बी राइट आंसर होगा, हाँ। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। जो निर्वाचन आयुक्त जो हटाए जाते हैं, 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है? जो 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको हटाने का जो रीति है, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की परामर्श पर, सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य के बारे में पूछा, ठीक है? प्रश्न संख्या 13, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं फर्स्ट, सेकंड और देखिए, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, बिल्कुल कराती है। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के चुनाव कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना, ये भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव करवाना, ये सेकंड सही है। इसे राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा ना होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति शासन लगवाने की जो संस्तुति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। थर्ड तो गलत हो जाएगा, ठीक है। निर्वाचन सूचियों तैयार कराने के लिए कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, बिल्कुल सही है। निर्वाचन सूचियाँ उनको तैयार करना, उनका निरीक्षण करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, ये भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ राइट आंसर होगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण करना, ये निर्वाचन आयोग करते हैं। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों का चुनाव का संचालन, ये भी जो है निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का भी जो है निर्वाचन आयोग करते हैं चुनाव। विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, कोई ये उचित प्रावधान करने का कोई कार्य नहीं है विधानमंडलों के लिए निर्वाचन आयोग का, ये गलत हुआ, ठीक है। प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये किया जाता है लोकसभा के स्पीकर द्वारा, गलत। प्रधानमंत्री कार्य द्वारा, गलत। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16, निम्न से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद का चुनाव कराते हैं राष्ट्रपति का, स्थानीय निकायों का नहीं होता है, ठीक है। स्थानीय निकायों कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। चुनाव आयोग नहीं करवाएगा, चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, डी राइट आंसर होगा। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ये ध्यान रखिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 17, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं के कार्यों के बारे में बोला गया है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, ये गलत है। यहाँ पे नहीं, अभी देखेंगे इसको। नगर पालिका नगर, ये तो गलत हो गया। नगर पालिका नगर निगमों का निर्वाचन करवाना, ये गलत है। निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना,
निर्णय कौन करेगा इनका? ये इसका सर्वोच्च न्यायालय करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, तो ये भी गलत है। तो एक बार व्याख्या देख लेते हैं इसकी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, यहाँ पे ये बात सही हो गई। ठीक है, इसको समझेंगे। पहला पहला देखिए, पहला क्यों गलत हो गया ये? यहाँ पे गलत क्यों है? यहाँ पे बोला गया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझेंगे, कन्फ्यूजन कर देता है। देखिए, राज्यसभा है, उसके सभापति का जो है, सभापति का चुनाव आयोग नहीं करवाता, ये ध्यान रखेंगे। चुनाव आयोग नहीं कराता है, तो अच्छे से स्टेटमेंट नहीं पढ़ा हमने, कोई बात नहीं, फिर भी अब ध्यान रखेंगे। जो राज्यसभा का सभापति है, उनका जो है निर्वाचन चुनाव आयोग नहीं करवाता, क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा इस कारण। यहाँ पे ये लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन सदन के सदस्य करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निर्णय न्यायपालिका करेगी, ये ध्यान रखेंगे। नगर पालिका एवं नगर निगमों के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसलिए कोई भी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, बिल्कुल गलत बात है। 3 सदस्यीय निकाय है। ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ये गलत हो गया। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। गृह मंत्रालय, ये भी गलत है। गृह मंत्रालय क्यों करेगा? ठीक है, चुनाव आयोग करता है। तीसरा स्टेटमेंट है निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद का निपटारा करता है। ये बिल्कुल सही बात है। जो निर्वाचन आयोग है, ये जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनके विभाजन और विलय संबंधी विवाद का निपटारा करता है। केवल 3 सही होगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्नों को। धन्यवाद।